हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। आज के लेक्चर की बात करें तो ये हमारा कुमाऊं का जो चंद राजवंश है उसकी 5वीं क्लास है। और यहाँ पे हम जितने भी चंद राजा हैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो लास्ट के चंद राजा बचे हैं 5वीं क्लास में उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद दोस्तों कुमाऊं में जो चंद राजवंश है उसकी एक लास्ट क्लास आएगी कल की क्लास में, और वहां पे हम जो प्रशासनिक संबंधित व्यवस्था है, कर संबंधित व्यवस्था है, यहाँ पे सामाजिक धार्मिक संबंधित जो व्यवस्था है वह हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो कुमाऊं के चंद राजवंश है उसकी एक कॉमन पीडीएफ बनाकर आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी करा देंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, अच्छे नोट्स के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं और इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें यदि आपको इसका आंसर आते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि पाली गांव का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। बग्वाली पोखर का युद्ध कब और किसके शासक के मध्य हुआ था। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो मुगल राज है यानी वहां पे किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर तब तक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जब तक हम यहाँ पे पूरी क्लास को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने लेक्चर से। और यह पिछली क्लास का था जहां पे हमने रुद्रचंद के बारे में, लक्ष्मीचंद के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। लक्ष्मीचंद के कार्य वगैरह या फिर एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वे हमने देखी थी। फिर बाज बहादुर के बारे में देखा था। बाज बहादुर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वह हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब दोस्तों लक्ष्मीचंद भी हमने क्लियर कर दिया, सभी राजाओं के बारे में डिस्कस कर दिया था। हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होगा उद्योतचंद से। तो उद्योतचंद से आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उद्योतचंद की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1678 से लेकर 1698 ईस्वी तक। कब से? 1678 से लेकर 1698 ईस्वी तक। तो यह तो इसका कार्यकाल हो गया। अब दोस्तों यहां से हमें जो उद्योतचंद है उसका हमें एक ताम्रपत्र मिलता है, और इस ताम्रपत्र की बात करें तो यह बरम से प्राप्त हुआ है। और बरम ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि बीरेश्वर जोशी द्वारा बधानगढ़ की जासूसी की गई है। यह उद्योतचंद का ताम्रपत्र है और इसमें बताया गया है कि बीरेश्वर जोशी द्वारा बधानगढ़ की जासूसी की गई है। उसके बाद इसने बधानगढ़ पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा यहां से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पता चलती है कि उद्योतचंद दाही माता रोग से भी पीड़ित था। कौन सा चंद शासक दाही माता रोग से पीड़ित था? उद्योतचंद था। किस ताम्रपत्र से पता चलता है? बरम ताम्रपत्र से पता चलता है। कहां पे मिला है? मुआनी पिथौरागढ़ में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और यहीं पर अगर इसके सेनापति की बात करते हैं तो सेनापति 3 हैं, मेसी साहू, हीरू देवबो और शिरोमणि जोशी। मुझे मालूम है दोस्तों कि आप ये सोचे होंगे कि सेनापति कौन याद करता है, लेकिन दोस्तों अब एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो टफ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इसका सेनापति कौन था, इसका सेनापति कौन था। तो उद्योतचंद के ये तीनों सेनापति थे। और इसके समकालीन शासक की बात करते हैं, जैसे कार्यकाल से देख सकते हैं कि फतेहपति शाह, देवपाल नरेश और औरंगजेब। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देवपाल और औरंगजेब तो आप सभी जानते ही होंगे कि यह इसका काल है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम प्रसिद्ध युद्ध की बात करते हैं तो क्योंकि उद्योतचंद काफी शक्तिशाली राजा हुआ था तो इसने काफी युद्ध भी किए। और युद्ध में इसके 3 महत्वपूर्ण युद्ध है। पहला है बधानगढ़ का युद्ध। इसमें जो इसका सेनापति था मेरू साहू, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा युद्ध है डोटी अभियान में। डोटी अभियान में जो हीरू देवबा है, इसका दूसरा सेनापति है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। भले ही ये जीता है लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा जो युद्ध है वह है जुराइल दीपाइल कोट का, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है। और इस युद्ध में इसने जो नेपाल जो नरेश है देवपाल, उस पर आक्रमण किया था। उसकी शीतकालीन राजधानी थी ये जुराइल दीपाइल कोट, वहां पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में जो ये उद्योतचंद है इसकी करारी हार होती है। इसके काफी सेनापति मर जाता है। जो शिरोमणि जोशी है इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और बच कुछ के ये बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचाता है। अब इस युद्ध में जब इसकी हार हो जाती है तो इस युद्ध से परेशान होकर उद्योतचंद यह फैसला करता है कि वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जुराइल दीपाइल कोट का युद्ध। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है? तो एग्जाम की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उद्योतचंद से। पहला बनता है खेरागढ़ की संधि। दोस्तों खेरागढ़ की संधि हुई थी 1688 ईस्वी में, और यह जो संधि हुई थी वो डोटी राजा देवपाल और उद्योतचंद के बीच में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। खेरागढ़ की संधि 1688 ईस्वी में किसके बीच में? देवपाल और उद्योतचंद के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए कि काशीपुर कोटा में इसने आम के बागान लगाने शुरू किए थे। तो काशीपुर या कोटा क्षेत्र में इसने आम के बागान लगाने शुरू किए थे। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों कि अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण इसने कराया था। अल्मोड़ा में ही त्रिपुरा जो सुंदरी मंदिर है उसका भी निर्माण कराया था। पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उद्योतचंद्रेश्वर मंदिर का भी इसी ने निर्माण करवाया था। तो इतने मंदिर का निर्माण उद्योतचंद ने कराया था। और यहां पे देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारतीय चंद के बाद उद्योतचंद ही एक ऐसा शासक हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, वहां के राजा देवपाल को उसने पराजित किया और उसकी राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, उसे वहां से भागने पर विवश कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों उद्योतचंद से वो यही है और यही आपको बार बार पूछे जाएंगे।
तो 4 महत्वपूर्ण आपने देख लिए हैं, उसके युद्ध भी आपने देख लिया और यही चीजें आपको उद्योगचंद से पूछी जाएगी। अब दोस्तों उद्योगचंद काफी बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपना जो राजपाट है वो अपने बेटे ज्ञानचंद को सौंप देता है और 1698 में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ज्ञानचंद अब अगला शासक बनता है। और ज्ञानचंद के कार्यकाल की बात करें तो 1698 से लेकर 1708 तक। तो यहां पे ये देखिए कि समकालीन शासक कौन हुआ, औरंगजेब और फतेहपति शाह। तो 2 महत्वपूर्ण शासक हो गए जो समकालीन है, औरंगजेब और फतेहपति शाह। लेकिन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि देखिए, जहां से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न यहां पे ये बनेंगे कि इसने बधागढ़ पर आक्रमण किया और मां नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति है, पूछा जाता है कि गढ़वाल से बढ़ान क्षेत्र से स्वर्ण मूर्ति मां नंदा की कौन लेकर अल्मोड़ा आया था, तो यही लाया था ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद बधानगढ़ पर आक्रमण कर उसे विजित कर वहां से मां नंदा की जो स्वर्ण मूर्ति है उसे अल्मोड़ा लाया था, वहां स्थापित किया था। इससे संबंध में एक महत्वपूर्ण है, इसने दुधौली का युद्ध किया था 1703 में और ये ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था। दुधौली का युद्ध 1703, दुधौली का युद्ध 1703 किसके बीच में, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में। काफी इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, 1704 में इसने अपने पिता की हार का प्रतिशोध लेने के लिए डोटी पर आक्रमण किया था। जैसे हमने देखा कि अभी उद्योगचंद ने पहले क्या किया था कि 1696 के आसपास देपाल पर आक्रमण किया था, लेकिन जब आक्रमण किया था तो उसकी पराजय हुई थी और अपनी जान बचाकर ही वापस भागा था। उसमें जो उसका सेनापति था शिरोमणि जोशी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उस हार का बदला लेने के लिए ज्ञानचंद इस पर आक्रमण करता है। और एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का इसने भी निर्माण करवाया था। तो बद्रीनाथ मंदिर बहुत सारे हैं, एक तो गढ़वाल क्षेत्र में सभी फेमस है, लेकिन और भी है कत्यूर घाटी में, एक हमने कल भी पढ़ा था। तो कत्यूर घाटी वाला जो बद्रीनाथ मंदिर है वो ज्ञानचंद ने बनवाया था। तो ज्ञानचंद से संबंधित यही बातें थी। अब यहां पे बात करते हैं जगतचंद, इसके बाद गद्दी पर बैठता है। दोस्तों जगतचंद की बात करते हैं तो 1708 से लेकर 1720 तक इसका कार्यकाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। 1708 से लेकर 1720 तक, 1708 से लेकर 1720 तक। समकालीन शासक की बात करें तो फतेहपति शाह हो गया। लेकिन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखिए दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक पॉइंट जितने भी यहां पे सभी इंपॉर्टेंट है। जगतचंद के काल में राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। जो वास्तविक आय होती थी 9 लाख की जो तराई क्षेत्र से, वह इसी के काल में होती थी, इसलिए उसे 9 लाख क्षेत्र भी बोला जाता था। और इसी के काल को विद्वानों ने तब कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्णकाल कहा है। ऐसा प्रश्न बनेगा कि किस चंद राजवंश के शासनकाल को कुमाऊं का या चंद राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जगतचंद के कार्यकाल को कहा जाता है। अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे यह भी है कि जो ये जगतचंद था इसने श्रीनगर को भी विजय प्राप्त कर ली थी। यानी जो यहाँ पे फतेहपति शाह उस समय राजा हुआ करता था गढ़वाल क्षेत्र में, इसे हरा दिया था, इसे भागने पर विवश कर दिया था। तो भागने पर विवश करने वाला जो शासक था वो जगतचंद ही था। जगतचंद इतना प्रतापी शासक हुआ और इसने जब फतेहपति शाह को हरा दिया था तो फतेहपति शाह भाग गया था, लेकिन इसका प्रतिशोध बाद में फतेहपति शाह ने लिया। जब दोबारा श्रीनगर में आया, जो जगतचंद ने अपना प्रतिनिधि बिठा रखा था उसे हराया, उसे मारा और फिर कत्यूर घाटी में भी आक्रमण करते हुए चला था फतेहपति शाह। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा शासक हुआ जिसने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया था। तो जुआरियों पर टैक्स लगाने वाला शासक कौन था? जगतचंद था। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि जगतचंद की जो मृत्यु हुई थी वो चेचक के कारण हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमने कल एक चीज आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वह शासक कौन था जिसकी मृत्यु तपेदिक यानी टीबी के कारण हुई थी। तो उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जगतचंद यानी यहां तक ये हो गया, 1720 तक इसने कार्यकाल किया, लगभग 12 साल तक किया। अब इसके बाद इसका जो बेटा है जिसका नाम क्या है, देवीचंद, वह गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है, पहले तो इसका कार्यकाल 1720 से 26 तक था। मंत्री की बात करते हैं तो मणिक बिष्ट गेड़ा और पूरण बिष्ट गेड़ा, तो ये इसके मंत्री काफी इंपोर्टेंट नाम होते हैं, यहां से प्रश्न भी बनते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों यहां पे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि ये ऐसा चंद शासक हुआ जिसमें चंद वंश की अवनति के काल शुरू मानी जाती है। यानी यहां से जो चंद राजवंश है इसका पतन माना जाता है। किसके काल से? देवीचंद के काल से। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने अपने समय में बहुत जो धन है उसने व्यय करना शुरू कर दिया था। जगतचंद के काल में तो इसके जो पिता थे काफी समृद्धि हासिल की थी, काफी धन धान्य प्राप्त हुआ था। लेकिन देवीचंद ने जो धन प्राप्त हुआ था इसे वैसे ही मतलब फिजूल खर्ची के रूप में क्या कर दिया था, खर्च करने लग गया था। अब जब फिजूल खर्ची करने लग गया था तो इसलिए इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। तो उपनाम से ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है देवीचंद को। और इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है देवीचंद को। तो देवीचंद ये होता है, यह जो देवीचंद है 1720 से लेकर 1726 तक कार्य करता है। और 1726 में जो इसके मंत्री हैं, जो पूर्णामल मंत्री हो गया, जैसे ये हो गया मणिक बिष्ट मंत्री हो गया, पूरणमल बिष्ट गेड़ा हो गया, ये क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी हत्या करने के बाद इसका जो भांजा है
राजा अजीत चंद इसे गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन यह होता है कि यहाँ पे कि ये जो अजीत चंद है ये एक नाम मात्र का राजा बनता है। असली जो सत्ता होती है, असली जो राज करते हैं वो इसके मंत्री करते हैं। तो इसलिए इसके काल को यानी अजीत चंद के काल को क्या बोला जाता है? गेड़ागर्दी का काल कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि किसके शासन काल को गेड़ागर्दी का राज कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को? अजीत चंद के शासनकाल को, 1728 से लेकर 1729 तक, जब मणिक बिष्ट गेड़ा और पूरणमल बिष्ट गेड़ा राज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही होता है, अजीत चंद से जो आम जनता है, कुमाऊं की जनता है, चंद जनता है, वो परेशान हो जाती है और फिर इसकी हत्या भी कर देते हैं। जो मेहरा जो और वर्ग होते हैं, जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद जो अगले राजा के रूप में चुनते हैं वो बनते हैं कल्याण चंद चतुर्थ। ये उस समय नेपाल क्षेत्र में रहता है और नेपाल से इसे बुलाते हैं और इसे राजा बनाते हैं। तो अब अगला राजा कौन बनता है? कल्याण चंद बनता है। कल्याण चंद चतुर्थ नाम से बनता है। इसके अगर कार्यकाल देखोगे तो 1730 से लेकर 1747 तक है। कब से कब तक? 1730 से लेकर 1747 तक। 1730 से लेकर 1747 तक इसका कार्यकाल है। देखिए दोस्तों, समकालीन शासक कौन हो गया? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह और कल्याण चतुर्थ ये काफी घनिष्ठ मित्र थे। तो मित्रता का काल यानी चंद राजवंश और गढ़वाल में मित्रता का जो काल कहा जाता है, इन दोनों शासकों के काल को कहा जाता है। ये दोनों काफी अच्छे मित्र हुए थे। बाद में जब कल्याण चतुर्थ पर जब रोहिल आक्रमण करते हैं तो प्रदीप शाह इसकी सहायता भी करता है, आर्थिक सहायता भी करता है, सेना सहायता भी करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रदीप शाह भी यहाँ पे। अब दोस्तों इसके सेनापति देखिए, जिसका नाम है शिवदेव जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं, क्योंकि जब कल्याण चंद की मृत्यु हो जाती है तब इसका जो बेटा रहता है देवी चंद, वो एक अल्पवयस्क रहता है और इसका संरक्षक के रूप में ये कार्य करता है। तो जिस कारण इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। अब इसके दोस्तों प्रमुख कार्य की बात करते हैं। तो इन्होंने जो प्रमुख कार्य किए वो इस प्रकार किए कि सर्वप्रथम जो गेड़ा मंत्री है, जैसे ऊपर वाले जो मंत्री हैं, इन्हें मार दिया था, यानी इनकी हत्या कर दी और राज्य को गेड़ागर्दी से मुक्त करवाया था। अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण कराया है और इस चौमहल को जो इसने नाम दिया है ताम्रपत्र में कहा गया है वो राजभुंगा कहा गया है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है रोहिल आक्रमण। तो इसी के काल में रोहिल आक्रमण हुआ था। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो रोहिल आक्रमण हुआ था वो 1743 ईस्वी में सरदार अली मोहम्मद खान द्वारा, और इस युद्ध में प्रदीप शाह द्वारा मदद की गई थी। लेकिन प्रदीप शाह की जो संयुक्त सेना भी थी और कल्याण चंद चतुर्थ की भी जो सेना थी वह भी हार जाती है संयुक्त रूप से। तो रोहिल यहाँ पे आक्रमण करते हैं, काफी आतंक मचाते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, ये बहुत अत्याचार करते हैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे ये समय बीत जाता है और प्रदीप शाह इसकी मदद करता है और पैसे देकर फिर वापस भी बाद में चले जाते हैं। तो यहाँ तक ही हो गया। फिर इसी के काल पे जो अवध नवाब जो मंसूर अली है उसने भी आक्रमण किया था। और तीसरा एक बार और यहाँ पे रोहिल आक्रमण है वो पुनः आक्रमण करते हैं 1745 में। एक तो 43 में करते हैं पहला आक्रमण, फिर 45 में भी करता है ये रोहिल आक्रमण। और इस आक्रमण में जो कल्याण चंद है इसकी जीत होती है और रोहिल होते हैं उनकी हार हो जाती है। और फिर से तराई जो क्षेत्र है वो किसके अंदर में आ जाता है? जो चंद राजवंश है कुमाऊं में, उसके अंतर्गत आ जाता है। तो कल्याण चंद चतुर्थ से संबंधित एग्जाम में दृष्टि से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कल्याण चंद चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है तब उसका बेटा जो दीप चंद है वो गद्दी पर बैठता है। 1747 से लेकर 1777 तक इसके राज करता है। और ये जब गद्दी पर बैठता है तो ये अल्पवयस्क रहता है, 57वां शासक रहता है, लेकिन अल्पवयस्क रहता है। तो इसके संरक्षक के रूप में जो शिवदत्त जोशी है या शिवदेव जोशी है वह काम करता है। और एग्जाम के दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है दीपचंद से, वो क्वेश्चन यही बनता है कि दीपचंद एक ऐसा शासक हुआ जिसने जागेश्वर मंदिर में अपनी रानी, जिसका नाम क्या है दिलीप मंजरी, इसकी अष्ट धातु की एक मूर्ति बनवाई थी। तो अष्ट धातु की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जागेश्वर मंदिर से वो इसी की हुई है, दिलीप मंजरी और दीपचंद की। तो यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यहाँ पे दीपचंद के बाद क्या होता है कि जो और शासक आते हैं, जैसे मोहनचंद आता है 1777 से लेकर 79 तक। ये क्या करता है कि दीपचंद की हत्या कर देता है। फिर दीपचंद की हत्या कर देता है, तब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि कुछ समय राज करता है। तब जो गढ़वाल का पावर शासक है ललित शाह वो हस्तक्षेप करता है, प्रद्युम्न शाह को यहाँ पे शासक बनाता है और प्रद्युम्न शाह दीपचंद का दत्तक पुत्र के रूप में यहाँ पे कार्य करना शुरू करता है। 86 तक करता है। फिर 86 के बाद क्या होता है कि इधर जैसे जयके शाह की मृत्यु हो जाती है तो प्रद्युम्न शाह वापस चले जाता है। और वापस चले जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि मोहनचंद क्या कर देता है, शासन दोबारा अपने हाथों में ले लेता है। तो फिर यहाँ पे उसके बाद शिवदेव जोशी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट नहीं है। केवल आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो 62वां चंद शासक था वह कौन था? वह था महेंद्र चंद और अंतिम कुमाऊं शासक था। और यहाँ पे लास्ट में एक युद्ध होता है महेंद्र चंद के बीच में और गोरखाओं के बीच में 1790 में। हवाल बाग का युद्ध बोलते हैं। गोरखा और महेंद्र चंद और लाल सिंह के बीच में ये हुआ था, यानी ये दोनों एक साथ थे और गोरखा यहाँ पे अलग थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं करा रहे
क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रद्युम्न चंद्र के बारे में हमने एक अलग से क्लास ली थी और वहां पे हमने डिटेल से पढ़ाया था। जो बगवाली पोखर का युद्ध हो गया, पाली गांव का जो युद्ध हो गया, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था और उसका जो लिंक होगा दोस्तों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे दोस्तों शिवदेव जोशी के बारे में थोड़ा देखिए कि यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि शिवदेव जोशी उसका उपनाम क्या था? कुमाऊं का शिवाजी था, कुमाऊं का बैरम खां इसे कहा जाता है और दीपचंद जो शासक था उसका क्या था, ये संरक्षक के रूप में इसने कार्य किया। अब शिवदेव जोशी का एक पुत्र था जिसका नाम था हर्षदेव जोशी और हर्षदेव जोशी से 2-3 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कुमाऊं का किंग मेकर इसे बोला जाता है, कुमाऊं का अलवरिक इसे कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी यहां से और प्रश्न नहीं बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ के आज की क्लास में इतना ही था और 2-3 प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए कि पाली गांव का युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, जैसे हमने शुरू में आपको पूछा था। बघवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था और मुगल राज में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। जैसे गढ़वाल की बात करते हैं, ये कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं, तो कुमाऊं में किंग मेकर के नाम से हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मुगल राज में किसे किंग मेकर कहा जाता था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड।